अब है टॉपिक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी, अब कोई भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाएंगे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी, कोई भी सॉल्यूशन की मैक्सिमम कैपेसिटी किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्वेंट, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, जो कि कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। जैसे सबसे पहले डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे मतलब कि अगर सॉल्वेंट पोलर है, पोलर सॉल्वेंट, तो इसके अंदर पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होने वाला है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, तो वाटर के अंदर शुगर थोड़ी क्वांटिटी में, जबकि सॉल्ट NaCl ये ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे, या ठीक है, या अदर देन वाटर, मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट अगर है, जैसे कि बेंजीन है, अगर सॉल्वेंट अगर बेंजीन है तो इसके अंदर डिसॉल्व होंगे, एथिल अल्कोहल डिसॉल्व हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, एथिल अल्कोहल तो आगे था, वो सॉल्वेंट में आ गया, सॉल्यूट नहीं। सॉल्वेंट अगर बेंजीन है तो इसमें नेफ्थलीन, एंथ्रासीन वगैरह डिसॉल्व हो सकते हैं इसमें। बेंजीन अगर है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारी चीजें डिसॉल्व होगी, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वैसा ही सॉल्यूट का नेचर है, तो इजिली डिसॉल्व होंगे। ठीक है, अब ये लोग नेफ्थलीन, एंथ्रासीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, और ये लोग शुगर और NaCl बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो पहली सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करने वाला, सॉल्युबिलिटी जिस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट, दोनों का नेचर, नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये तो हो गया कि सॉल्युबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि कौन किस में डिसॉल्व होगा। ठीक है, मतलब बस इसको लिख सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम सेम को ही डिसॉल्व करेगा, सेम नेचर का है तो। अच्छा, ये तो हो गया। अब जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी डिसॉल्व कर सकता है सॉल्यूट को, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट, जितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उतना हो गया है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है, फर्दर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस सॉल्यूट को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस सॉल्यूट को नहीं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उससे पहले, अभी उससे पहले की कंडीशन जिसमें फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ये सब नाइन्थ की बातें थी, नाइन्थ में ये सब बातें पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड भी पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, कि टेम्परेचर थोड़ा सा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे
तो जो कि सैचुरेटेड हो चुका है उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट थोड़ा सा डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डिजॉल्व होगा, फिर वापस उसको स्लोली कूलिंग करेंगे, धीरे धीरे उससे हम कूल करेंगे, तो थोड़े टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए वो सॉल्यूशन रहेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद उसमें से जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ था वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, तो इस जब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो थोड़ा सा सॉल्यूट और डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड था उसी टेम्परेचर पे इसको वापस लाएंगे, स्लोली कूलिंग करेंगे, तो इस टेम्परेचर पे वापस आएगा, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिला था सॉल्वेंट में वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी कूलिंग हो रही है। तो थोड़े टाइम के लिए वो सॉल्यूट, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट थे, वो उसके अंदर रहेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर में बाहर निकल आएंगे। तो वो है सुपर सैचुरेटेड, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, बस थोड़े टाइम के लिए होते हैं सुपर सैचुरेटेड। अच्छा, ये प्रोसेस को बोलते क्या है? ये सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है, डिसॉल्व होने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के प्रोसेस को बोलते हैं, डिसॉल्व होके जो बनाते हैं सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। अब इसमें होता क्या है, कोई भी सॉल्यूशन बनता है, ये तो पिछले क्लासेस की बात है, नॉर्मल सी या टी का सॉल्यूशन बन गया, लेकिन अब हम थोड़ा सा और डीप, थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसमें। अब ये सॉल्वेंट है, मतलब मान लेते हैं कि वाटर है, शुगर मॉलिक्यूल या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कुछ भी इसमें डिसॉल्व किए जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम करके कुछ पार्टिकल्स को हम देखते हैं। ये H2O के पार्टिकल्स, H2O के पार्टिकल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके अंदर जो भी सॉल्यूट हमने लिया है, मान लेते हैं अगर सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन हम बनाते हैं, वाटर ट्रांसपेरेंट है, सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और वो शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हमें नजर नहीं आते, कहाँ जाते हैं? वो वाटर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं उसी के अंदर वो एडजस्ट हो जाते हैं। इनकी साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, मतलब 10⁻⁸ सेंटीमीटर इस ऑर्डर में होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल इन सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, तो छोटे ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी कभी कभी क्या नजर नहीं आता ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। खैर, तो अगर ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है, इसके अंदर चला गया, अब और बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल हैं, H2O के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स चले गए हैं अंदर, जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स मान लेते हैं बाहर है, अभी डिजॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स सॉल्यूट के बाहर हैं, अभी डिजॉल्व नहीं हुए, अभी डिजॉल्व नहीं है, कुछ बाहर है। तो ये जो बाहर वाला है ये भी अंदर आएगा, अंदर आएगा और इसको करेगा कोलाइड, कोलाइड होगा तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, बाहर वाले जो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, डिसॉल्व वाले पार्टिकल्स को कोलाइड करेंगे, मतलब कोलिजन होगा उनके बीच, टकराएंगे उनसे और ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो बाहर निकल गया, ये डिसॉल्व हुआ था, फिर बाहर निकल गया, फिर से क्रिस्टल में चेंज हो गया। तो सॉल्यूशन जब भी होता है, मतलब डिसॉल्यूशन जब भी होता है, ये प्रोसेस होता है, इसमें दो चीज होती है, डिसॉल्व भी हो रहे होते हैं और क्रिस्टल भी बन रहे होते हैं उस एट द सेम टाइम। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स का आपस में कोलिजन होता रहता है। एक कंडीशन आएगी कि जितनी भी इसमें स्पेस है, सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, मतलब डिसॉल्व हो जाएंगे, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है वो तब भी चलती रहेगी, वो एट इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, वो बज़ाहिर देखने में लगेगा कि रुक गया है, लेकिन
क्रिस्टलाइजेशन डिसोल्यूशन चलता रहेगा। क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉल्यूशन जो बना है उसमें से वापस सॉल्वेंट सॉल्यूट अलग होंगे। क्रिस्टलाइजेशन, तो ये दोनों प्रोसेस चलती रहती है सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के अंदर। डिसोल्यूशन होता रहता है और वापस क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब ये डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं वो अब हम देखेंगे। ये तो हो गया कि सॉल्यूशन में क्या मतलब क्या प्रोसेस है। अब इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पे? सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व हो पा रही है सॉल्यूशन के अंदर, कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहे हैं, कितने मोल्स, कितने ग्राम, कितना मास, ठीक है, कितना डिसॉल्व हो पा रहा है सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूशन बन रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, जो कि डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे बहुत कम डिपेंड करेगी। अगर बात करें सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी हम अभी बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड की, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड जैसे कि अभी एक एग्जांपल, शुगर या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा था, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? पहले तो होगी बात नेचर की, पोलर पोलर नॉन पोलर की बात हो गई। फिर उसके बाद अब है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। प्रेशर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, वेदर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उस पे डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, उस बेस पे टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। अगर प्रोसेस ये जो डिसॉल्यूशन हो रहा है, डिसॉल्यूशन का प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक, ये जो हीट है, हीट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व, वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब हीट रिक्वायर्ड है, एंडोथर्मिक हीट ले रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, एंडोथर्मिक है यानी मोर देन जीरो हीट इसे रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब चूंकि इसको टेम्परेचर की जरूरत है, हीट की जरूरत है, ठीक है, डिसोल्यूशन में इसको हीट चाहिए अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हम टेम्परेचर देंगे तो और ज़्यादा ये डिसोल्यूशन के प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं? सभी केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं अगर, ठीक है, टेम्परेचर हम कर रहे हैं इंक्रीज, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, क्योंकि उसे टेम्परेचर चाहिए सॉल्युबिलिटी डिसोल्यूशन के लिए, और दे रहे हैं तो और करेगा। लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी ये जो हीट है, हीट ऑफ डिसोल्यूशन, वो लेस देन जीरो है, जीरो से भी, जीरो से कम है, मतलब कम है, एक्सोथर्मिक है, वो हीट रिलीज कर रहा है, उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, उसको हीट रिलीज करना है। वो कह रहा है कि हम डिसॉल्व होंगे, डिसॉल्व करेंगे अपने अंदर हीट रिलीज करके, लेकिन हम उल्टे उसको हीट दे रहे हैं, उसको टेम्परेचर देके, उस टेम्परेचर इंक्रीज करके उल्टे ही उसको हम हीट दे रहे हैं, जबकि वो डिसॉल्व तब करेगा जब वो हीट रिलीज करेगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे
तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तीसरी कंडीशन भी पॉसिबल है जिसमें इरेगुलर बिहेवियर देखने को मिलेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। तीसरी भी एक कंडीशन है, ये तो दो कंडीशन हो गई, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, और तीसरी कंडीशन है इरेगुलर बिहेवियर देखने को मिलेगा। कब इरेगुलर बिहेवियर देखने को मिलेगा? अगर वो क्रिस्टल कोई है, जैसे सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल अगर आप ले लें, मतलब ऐसे ग्राफ से समझ आ जाएगा। ये सॉल्युबिलिटी है, ये टेम्परेचर है, ठीक है, 0, 50, 100, 150, 200, 250, ये सॉल्युबिलिटी है, ये टेम्परेचर। ठीक है, अब सोडियम सल्फेट के केस में हम देखेंगे, सोडियम सल्फेट वो 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने तक क्या होता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका, सोडियम सल्फेट Na2SO4 डॉट डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, इसको अगर हम हीट करेंगे तो पहले क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये जो H2O वो पहले रिमूव होगा, कुछ यहाँ तक आते ही ये रिमूव हो गया, अब डिसॉल्व भी हो रहा है, साथ ही साथ ये हीट हो रहा है, तो ये भी रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसका जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो भी रिमूव होगा। फिर वो रिमूव हो गया और ये बन गया सोडियम सल्फेट। अब इसकी प्रॉपर्टी हो गई चेंज, अब यहाँ से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी। अब ये बन गया सोडियम सल्फेट, इसकी सॉल्युबिलिटी अब यहाँ से क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। कैल्शियम क्लोराइड में 60 के आसपास, फिर उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट 6H2O, इसको हीट किया, यहाँ तक डिसॉल्व हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन अचानक यहाँ से इसका कुछ H2O रिमूव हो गया और ये बन गया CaCl2.4H2O। यहाँ 6 था, 2 रिमूव हो गया, फिर यहाँ से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तब तक यहाँ से फिर H2O यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनमें वेरिएशंस देखने को मिलती है, जो रेगुलर बिहेवियर है। बाकी ये तो कंडीशन थी। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ये सॉलिड्स था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सारी सॉलिड्स सॉल्यूट की बात हो रही थी। अब है solubility of gases in liquid, solubility of gases in liquid। दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ठीक है, solubility of gases in liquids, बात वही है कि लिक्विड्स में गैसेस कितनी डिसॉल्व हो पा रही हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जैसे कि इससे पहले तो सॉल्युबिलिटी, कितनी गैसेस डिसॉल्व हो पा रही हैं एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कितने गैसेस डिसॉल्व हो पा रही हैं, वो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी।
उस गैस की। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम, that can be dissolved in a fixed volume of liquid at a given liquid to form the saturated solution। क्योंकि एक लिमिट है कब तक डिसॉल्व करना है, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व हो पा रही है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हो गई, जिसमें बहुत सारी गैसेस वाटर में डिसॉल्व होती हैं, और कुछ गैसेस ऐसे भी हैं जो अदर देन वाटर यानी कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनाती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो वाटर में बनता है उसे ही बोलते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन। तो यानी बहुत सारी गैसेस एक्वस सॉल्यूशन बनाती हैं, वाटर में डिसॉल्व होती हैं, और कुछ गैसेस ऐसे भी हैं जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनाती हैं, अदर देन वाटर में डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, तो अब जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं, इन वाटर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। ठीक है, फ्री स्टेट में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है टू सम एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डिसॉल्व होती है, अभी देखेंगे इसके बारे में। और HCl डिसॉल्व होती है जो कि हाईली सॉल्युबल होती है। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन HCl हाईली सॉल्युबल होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, कुछ गैसेस हैं जो अदर देन वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं, सम एक्सटेंट, स्मॉल एक्सटेंट ज़्यादा सही लगेगा, स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, कुछ और भी गैसेस हैं अदर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि एथिल अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सब सॉल्वेंट्स हैं जिसमें कुछ और भी गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं, यानी कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनाती हैं। अब फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो अब यहाँ पर टेम्परेचर तो डिपेंड करेगी ही, प्रेशर पे भी यहाँ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, दो चीजें हैं, लेकिन उससे पहले, जैसे इससे पहले हमने देखा कि किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, इन सारी बातों पे डिपेंड करती है। उसी तरह यहाँ पे भी तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। वहां पे नेचर पे डिपेंड कर रहा था और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर तीनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब ये फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, पहली चीज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, हायर केमिकली रिएक्टिव गैस हायर केमिकल रिएक्टिव गैस विथ सॉल्वेंट, अगर कोई ऐसी गैस है जो उस सॉल्वेंट के साथ हाईली रिएक्टिव है, जैसे कि वाटर है, वाटर के साथ अगर कोई गैस लिए हैं वो हाईली रिएक्टिव है, वाटर से रिएक्शन कर ले रही है, कोई कंपाउंड बना ले रही है,
तो वो हाईली सॉल्यूबल होगी, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, हायर केमिकली रिएक्टिव गैस विद सॉल्वेंट अगर है तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। ये नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करने वाली बात है। अब दूसरा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगी, मतलब ये फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे गैस का लिक्विड में डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यानी टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और ठीक है, यही वजह है कि जो फिश है, मरीन लाइफ है, वो क्या होता है जब वार्म यानी कि समर के टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वाटर लेवल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इरेज कर दिया, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में। वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, फ्री ऑक्सीजन, जो कि वो लोग ब्रीदिंग में यूज करते हैं, फिश वगैरह। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी गर्मी के दिनों में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ऊपर मतलब वाटर के जो ऊपर जो अब सरफेस है उसके आसपास मछलियां नहीं नजर आएंगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी। तो कहाँ मिलेगी? नीचे अगर जाएंगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर का गर्म है, नीचे का तो अभी गर्म नहीं होगा। तो नीचे टेम्परेचर जब कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी ऑक्सीजन की अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन नीचे ज्यादा होगी, तो सारे फिश लोग नीचे रहती हैं। जबकि विंटर में विंटर में कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, विंटर में बहुत आराम से रहती है, बहुत कंफर्टेबली रहती है, इजिली ब्रीथ कर सकती हैं। लेकिन समर में बहुत दिक्कत होती है उनको, फिश लोग को। ठीक है, तो खैर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। कब? इन द केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, क्योंकि जनरली ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। हाँ, अब उसके बाद तीसरा है प्रेशर। प्रेशर पे यहाँ डिपेंड करेगी, उसको समझने के लिए अगर हम ऐसे समझें कि ये कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये पिस्टन लगाया गया है जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये लिक्विड है और ये इसके अंदर गैसेज हैं। कुछ गैसेज फ्री हैं ऊपर स्पेस में और कुछ थोड़ी बहुत डिसॉल्व हुई है। ठीक है, अब अगर हम इस पिस्टन को प्रेस करें, पिस्टन को अगर हम प्रेस करें, दबा दें, सब कुछ वही है, लेकिन पिस्टन को नीचे कर दिया यहां तक, पिस्टन को हम नीचे कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जो डिसॉल्व है वो तो डिसॉल्व है ही, जो ऊपर थे वो भी कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। इसके अंदर कुछ और भी डिसॉल्व हो जाएंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर रहेंगे लेकिन ज्यादातर डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जब तक इनको फ्री स्पेस मिला था, ठीक है भाई, हम फ्री हैं, जगह है, रहने दीजिए, सही है, यहाँ पे मत किसी उसमें भीड़ में अलग रहने दीजिए, आराम से है। लेकिन जब इनको प्रेस किया, जगह ही नहीं है, चलो भाई, चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो, इसको दबाते गए और इसमें मिक्स हो जाएंगे, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी प्रेशर इंक्रीज करने पे, इन द केस ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। ठीक है,
सॉलिड्स इन लिक्विड से प्रेशर पे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गैसेस इन लिक्विड्स में फर्क पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। हाँ, तो प्रेशर इंक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। यही बात सामने रखी थी हेनरी ने, और उन्हीं के टाइम में डाल्टन ने भी यही बात कही थी कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस उसके प्रेशर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा प्रेशर उस पर एग्जर्ट होगा उसके ऊपर, अबव द गैस या सॉल्यूशन के ऊपर जितना भी प्रेशर एग्जर्ट होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। हेनरी एज वेल एज डाल्टन दोनों लोगों ने ये बात कही थी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हेनरी लॉ। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं हेनरी लॉ पे। टाइम ज़्यादा हो गया, हेनरी लॉ करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हेनरी लॉ।